जब ईसीआई के एक हियरिंग में सीजे सूर्यकांत के सामने वापस से ईवीएम को लेकर हलचल मच जाए तो समझ लीजिए मामला कितना सीरियस है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बात सिर्फ ईवीएम की सिक्योरिटी की नहीं है, बल्कि इलेक्शन प्रोसेस की इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और वोटर्स के हक की है। और इसी के बीच जब ये भी पता चले कि ईवीएम को लेकर कंट्रोवर्सी कोर्ट के अलावा एक बार फिर देश में फैली है, वापस से ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि ईसीआई के साथ मिलकर रूलिंग पार्टी बीजेपी ने ईवीएम के साथ छेड़खानी की है इलेक्शंस जीतने के लिए, तो मामले काफी सेंसिटिव हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, क्या है ये पूरा मुद्दा और कैसे ईवीएम्स पर एक बार फिर से उंगली उठी है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की बात पर नजर डालें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, जिनकी तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण मौजूद रहे हैं, उनके पिटिशंस ने कोर्ट के सामने ये कंसर्न रखा कि इलेक्टोरल रोल्स का ये रिवीजन किस तरह से हो रहा है। क्या इसमें प्रोसीजरल फेयरनेस है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, और सबसे बड़ी बात, क्या इससे वोटर्स के राइट वायलेट हो सकते हैं। अब सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट सुन रही थी, वैसे वैसे ये साफ होता चला गया कि ये सिर्फ बिहार तक सीमित एक मामला नहीं है। ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने जहां समझाया कि ईसीआई के पास कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पावर्स है ये प्रोसेस करने के, उसी के साथ उन्होंने कहा कि आई हैव नो हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग द सबमिशन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन दैट द सजेशन टू रिवर्ट टू द पेपर बैलेट सिस्टम ऑफ अ बाइगॉन एरा रिवील्स द रियल इंटेंशन ऑफ द पिटिशनिंग एसोसिएशंस, which is to discredit the system of voting through EVMs and thereby derail the electoral process। ये सिर्फ एक लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं था, बल्कि पिटिशनर्स के इंटेंशन पर एक डायरेक्ट अटैक था। और वहीं ईसीआई की तरफ से एडवोकेट एकलव्य ने भी आर्ग्यूमेंट्स में कहा कि द mere presence of the word democratic in an organization's name does not imply that it is contributing to the strengthening of the country's democratic framework। ये लाइन क्लियरली एडीआर पर एम्ड थी, जो इस केस के लीड पिटिशनर है और जिन्हें एडवोकेट प्रशांत भूषण रिप्रेजेंट कर रहे। हालांकि इन्हीं एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ईसीआई पर एक नया अटैक किया है ट्वीट करते हुए, क्योंकि क्लियर एविडेंस दिखाया गया है कि ईवीएम को रिप्लेस किया गया है और इलेक्शन प्रोसेस खतरे में है। क्लियर एविडेंस ऑफ ईवीएम रिप्लेसमेंट इन ओडिशा 2024 फॉर्म 17C of booth number 57 of Fulbani shows 682 votes were cast, but its form 20 registers not a single vote as counted। This implies that not even one person voted at Fulbani's booth number 57। EVMs replaced। अब इस नए खतरे की झलक ओडिशा के 2024 के इलेक्शंस में दिखी, जहां लोकसभा और असेंबली इलेक्शन साथ साथ हुए थे। मई 13 से जून 1 के बीच हुए इन इलेक्शंस के रिजल्ट में जो डिस्क्रिपेंसी सामने आई है, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 24 साल तक ओडिशा पर राज करने के बाद जब बीजू जनता दल को पावर से बाहर होना पड़ा, तो पहले तो शॉक था और उन्हें रिमूव किया गया है बाय बीजेपी। द भारतीय जनता पार्टी won a simple majority with 78 seats and created history by ending the 24-year rule of the बीजू जनता दल and its leader नवीन पटनायक। लेकिन दिसंबर 2024 में बीजेडी ने अपनी एनालिसिस ईसीआई के सामने रखी और रिजल्ट्स में अनोमलीज को पॉइंट आउट करते हुए एक्सप्लेनेशन मांगा। जून और अगस्त 2025 में 2 और मीटिंग्स के बाद भी ईसीआई ने ना तो बीजेडी के कंटेंशंस को रिफ्यूट किया और ना ही एक्सेप्ट। बीजेडी ने इलेक्शन प्रोसेस और रिजल्ट्स पर 3 मेजर काउंट्स पर सवाल उठाए थे। सबसे पहला और सबसे सीरियस कंसर्न था फॉर्म 17C और फॉर्म 20 के टालीज के बीच का डिस्क्रिपेंसी। अब फॉर्म 17C हर पोलिंग बूथ पर कास्ट हुए वोट्स का रिकॉर्ड होता है, जबकि फॉर्म 20 काउंटेड वोट्स का फाइनल टैली देता है। आइडियल सिचुएशन में दोनों के नंबर्स एक जैसे होने चाहिए, लेकिन बीजेडी की दिसंबर 2024 की प्रेस नोट ने बताया कि ऐसा हुआ ही नहीं। फुलबानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बूथ नंबर 57 में 682 वोट्स का डिफरेंस था। ओवरऑल 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के 58 बूथ्स में ये डिफरेंस 1 से लेकर 908 वोट्स तक था। अब जब बीजेडी के डेटा को डिटेल में देखा गया तो पिक्चर और भी डिस्टर्बिंग निकली। फुलबानी के बूथ नंबर 57 के फॉर्म 17C के हिसाब से 682 वोट्स कास्ट हुए थे, लेकिन फॉर्म 20 में एक भी वोट काउंटेड नहीं दिखाया गया। मतलब ये माना जाए कि वहाँ किसी ने वोट ही नहीं दिया।
तो फिर वो 682 वोट्स गए कहाँ? तलसरा के बूथ नंबर 165 और 219 में टोटल 1444 लोगों ने वोट किया था, लेकिन फॉर्म 20 में 0 वोट्स काउंटेड थे। कुचिंदा के बूथ नंबर 53 में 777 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 627 ने वोट डाला, पर काउंटिंग के वक्त एक भी वोट एग्जिस्ट नहीं करता। अभी सिर्फ वोट्स के गायब होने की कहानी नहीं थी, कुछ जगह वोट्स मिस्टीरियसली ऐड भी हो गए। पदमपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना। 14 बूथ्स के फॉर्म 17C को जोड़ा गया तो सिर्फ 82 वोट्स बनते हैं, लेकिन उन्हीं 14 बूथ्स के फॉर्म 20 में 9300 और वोट्स काउंटेड दिखाए गए, मतलब 9222 एक्सेस वोट्स जो कहीं से आए पर पता नहीं किसी को। अब बीजेडी लीडर्स ने माना कि उनके पास उड़ीसा के लगभग 36,000 बूथ्स के फॉर्म 17C नहीं थे। बूथ एजेंट्स ने या तो कलेक्ट नहीं किया या फिर प्रिजर्व नहीं किया। डिफीट के बाद जब पार्टी ने एनालिसिस शुरू किया तब तक काफी डेटा हाथ से निकल चुका था। इसके बाद बीजेटी ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से फॉर्म 17C मांगे, लेकिन ज्यादातर अथॉरिटीज ने रिप्लाई ही नहीं दिया या एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी। सिर्फ फुलबानी और तलसरा के फॉर्म 17C प्रोवाइड किए गए। अगर सारे फॉर्म 17C मिल जाते तो एक और अजीब चीज को समझना आसान हो जाता कि इतने सारे लोगों ने लोकसभा इलेक्शंस में वोट दिया पर असेंबली में नहीं, या फिर असेंबली में दिया पर लोकसभा में नहीं। जब दोनों इलेक्शन सेम दिन, सेम बूथ, सेम हॉल में हुए तो ऐसा सेलेक्टिव वोटिंग क्यों हुआ? उड़ीसा जैसे स्टेट में जहां 2004 से साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते आ रहे हैं, ऐसे वोट्स की संख्या 100-200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन रियलिटी शॉकिंग थी। सिर्फ 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये नंबर 200 से कम था, बाकी 17 में ये 500 से लेकर 4000 से भी ज्यादा था। धेन कनाल में 4056 ज्यादा लोगों ने असेंबली के लिए वोट किया, जबकि कंधमल में 3521 ज्यादा लोगों ने लोकसभा के लिए वोट किया। फॉर्म 17C के कंप्लीट एक्सेस से ये भी क्लियर होता है कि वोटर टर्नआउट में जो अनप्रेसिडेंटेड जंप हुआ 5 PM के फिगर से 11:45 PM और फिर 2 दिन बाद के अपडेट्स तक, वो कैसे और क्यों हुआ? लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 7% से 17% तक और असेंबली सीट्स में 8.54% से 30.64% तक का जंप, खासकर केओंझर में जहां से करंट सीएम मोहन चरण मांझी जीते, ये सब सवाल खड़े करता है। अब ECI की तरफ से सिर्फ साइलेंस सामने आया है, जिसकी वजह से डाउट्स और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।